दुनिया भर में हुक्मरानी का सिर्फ एक असूल है, नफरत। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आपको मंजूर है ये नफरत एक ऐसा खतरनाक हथियार है जो 2 वर्ल्ड वॉर्स की बुनियाद बनी। ये वही नफरत है जिसकी बदौलत अवाम के वोट्स हासिल किए जाते हैं। ये कीदर, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूहा, उस चूहे का नाम है इमरान खान। और ये वही नफरत है जो भारतीय बड़े सगीर की तकसीम की वजह बनी। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे तुलुए सुबह आज़ादी। 14 अगस्त साल 1947 को पाकिस्तान को इंडिया से आज़ादी हासिल हुई और उस दिन को हम बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं और बिल्कुल मनाना भी चाहिए, क्योंकि ये वो एक दिन है जो हमें एहसास दिलाता है कि हज़ारों लाखों जानें कुर्बान करने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुल्क की नेक नीयत से रखवाली करें। लेकिन आज के मौजूदा हालात कायद-ए-आज़म के उस ख्वाब से बहुत मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान की बुनियाद एक निहायत अफरा तफरी के माहौल में हुई और इस नौज़ायदा मुल्क को आगे तरक्की करने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी थी। लेकिन तारीख को अगर हम बारीकी से देखें तो हमारे ऑफिशियल्स के पास उस पहले कदम का भी विजन नहीं था, क्योंकि जब पहली ईंट ही टेढ़ी लगी हो तो उसके ऊपर आने वाली हर एक चीज़ एक दिन बहुत बड़ी तबाही का बाइस बनेगी, या शायद ऑलरेडी बन चुकी है। 1980s के बाद हमें इंडिया में हिंदू नेशनलिज्म में एक खौफनाक राइज देखने को मिला। तशद्दुद फिर से हिंदुस्तानी सियासत की खसूसियत बन गई है। ये सब अपने टीवी पर देख के लोग सुख का सांस तो लेते हैं कि अच्छा हुआ हम इनसे अलग हो गए, लेकिन ये तमाम वाक़यात हमें एक सवाल करने पर मजबूर करता है कि आखिर हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की असल वजह क्या है। आज के कई मॉडर्न हिस्टोरियंस हिंदू और मुसलमान के बीच कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्टली ब्लेम ब्रिटिश को देते हैं कि अंग्रेजों ने ही हिंदू और मुसलमानों के बीच सेपरेट आइडेंटिटीज कंस्ट्रक्ट की, जैसा कि हमें 1871 के पहले साइंटिफिक कंसेंसस में देखने को मिला। लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अंग्रेजों का इंडिया पर कब्जा करने से पहले हिंदू और मुसलमानों के आपस में तल्लुकात कैसे थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमें बताता है कि अरेबियन पेनिनसुला के बाहर मुसलमान कौम आज तक किसी के साथ इतने लंबे वक्त तक नहीं रही जितना वो हिंदुओं के साथ रही है। लेकिन ऑब्वियसली इस बात से ये प्रूव नहीं होता कि इन दोनों के बीच तल्लुकात लाजमी अच्छे हों। मशहूर मोरक्कन स्कॉलर इब्न बतूता साउथ इंडिया के टाउन मैंगलोर के बारे में लिखते हैं, वॉर फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स आउट बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द हिंदू इनहेबिटेंट्स ऑफ द टाउन, बट द सुल्तान द हिंदू किंग कीप्स देम एट पीस बिकॉज ही नीड्स द मर्चेंट्स। ब्रिटिश के इंडिया आने से पहले मुगल एम्पायर का दौर चल रहा था, जिसकी बुनियाद बाबर ने साल 1526 में रखी। मुगल एम्पायर की वो 300 साल की हुकूमत इंडिया का गोल्डन पीरियड कहलाता है, जहां आर्किटेक्चर, टैक्सेशन, आर्ट, पोइट्री और रेवेन्यू जनरेशन में तरक्की देखने को मिली। 17th सेंचुरी तक मुगल एम्पायर का जीडीपी 22% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन था, जिसके बाद 18th सेंचुरी में 24% के साथ चाइना को पीछे छोड़ के दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। तो मुगल्स पर बनाए हुए ये नैरेटिव कि वो एक बहुत अयाश कौम थी और उधर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, इसका हिस्टोरिकल फैक्ट से कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बनती। यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि उस दौरान की जंगें रिलीजन के नाम पर नहीं बल्कि लैंड, गोल्ड और पावर पर लड़ी जाती थी। यही वजह है कि मुगल हिस्ट्री में पंजाब में कई जंगें रिकॉर्ड की गई, क्योंकि तमाम रूलर्स की उधर ज़रई ज़मीन और वाटर चैनल्स पर नज़र होती थी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मजहबी लिहाज से तो बहुत फ़र्क है, लेकिन उस दौरान इनका रहन सहन, इनके समाजी तौर तरीके और इनकी रवायतें बिल्कुल सेम थीं। भारत में मौजूद ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी अचीवमेंट हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करनी थी। इस कॉलोनियल प्रोजेक्ट को डिवाइड एंड रूल का नाम दिया था, जिससे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच नेगेटिव सेंटिमेंट्स पैदा होने लगे। ब्रिटिश को मैप्स पर लकीर लगाने का बहुत शौक था और ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं जब इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मिडिल ईस्ट की तकसीम की और फिर दोबारा साल 1947 में इंडिया के साथ, और उसके पीछे इनके डेफिनेटली पॉलिटिकल रीजंस थे। लेकिन आखिर ब्रिटिश को क्यों जरूरत पड़ी कि वो हिंदू और मुसलमानों के बीच नेगेटिविटी फैलाएं। 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश को भारी झटका पड़ा जब उनको हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी का सामना करना पड़ा। ये वो रिवोल्ट और रेजिस्टेंस थी जहां हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस ब्रिटिश कॉलोनियल ऑपरेशन का सामना किया और अंग्रेजों की नजर में ऐसा दोबारा होने की गुंजाइश नहीं थी।
ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चालू करने के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच ये टॉलरेंस का कल्चर भी खत्म होने लगा। मुख्तलिफ फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स जो आज तक पाकिस्तान की सियासत में नजर आते हैं, उनको ये सब मालो दौलत अंग्रेजों की हमायत करने और लोकल पॉपुलेशन को दबाने पर दी गई थी। और फिर साल 1905 में ब्रिटिश ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट बंगाल की तकसीम के साथ किया। जब किसी दो एथनिक ग्रुप्स की मजहब की बुनियाद पर जमीन तकसीम होती है तो उनके बीच ऑटोमेटिकली नेगेटिव फीलिंग्स पैदा होंगी। तालीमी इदारे और दफ्तरों में वंदे मातरम जैसे हिंदू नेशनलिस्ट तराने चलने लगे। उर्दू और हिंदी लैंग्वेज पर भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगी। उस दौरान के वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का अलग मजहब और मुख्तलिफ सोशल लॉज हैं और इनके लिए बहुत मुश्किल है कि ये आपस में यूनिटी पैदा करके सेल्फ गवर्न कर सकें। और ये बात वो पार्टीशन से 40 साल पहले कर रहे थे। उसकी ये बात फिलोसॉफिकल टर्म्स में बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ये डिफरेंसेस जानबूझ के इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद साल 1909 में मजहब की बुनियाद पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स का ऐलान होने की देर थी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच वो डिफरेंसेस अब नफरत में तब्दील होने लगी। इस सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के पीछे सर सैयद अहमद खान की टू नेशन थ्योरी का भी बहुत बड़ा हाथ है। नाउ आई एम कन्विंस्ड दैट दीज टू नेशंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, विल नेवर रीच ऑन एनी एग्रीमेंट अपॉन एनी मैटर इन फ्यूचर। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस थ्योरी को लेकर बहुत सपोर्टिव थे। जो हिंदू मुसलमान के बीच अब नफरत पैदा हो चुकी थी, उसका उन्हें सिर्फ एक ही हल नजर आया, मुसलमानों का एक सेपरेट स्टेट। और वो इस बात पर डट गए और कहा, थिंक 100 times before you take a decision, but once that decision is taken, stand by it as one man. Expect the best, prepare for the worst. साल 1937 में होने वाले इलेक्शंस में कांग्रेस 11 में से 8 सूबों में मिनिस्ट्रीज बनाने में कामयाब हुई। कांग्रेस के एफिशिएंट लेबर और सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स बनाने के बावजूद उन्हें मुस्लिम लीग की अप्रूवल हासिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग इस बात पर नाराज थी कि कांग्रेस ने उनके साथ पावर शेयर नहीं की, जिस पर साल 1938 में पीरपुर कमेटी के जरिए कांग्रेस की कोताहियों की एक रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट में कांग्रेस पर इल्जाम था कि उन्होंने मुसलमानों के मजहबी हुकूक में दखल अंदाजी की है, उर्दू जुबान को सप्रेस करके हिंदी को प्रमोट किया है और इकोनॉमिक दायरे में मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन कम से कम रखी है। इंडिया से कंसल्ट किए बगैर ब्रिटिश ने जर्मनी से जंग का ऐलान किया, जिसपे कांग्रेस के इलेक्टेड मिनिस्ट्रीज ने ऑफिस छोड़ दिया और क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया। उस पर अंग्रेजों ने बगैर वक्त जाया किए मुस्लिम लीग के अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स के साथ पार्टनरशिप बना ली। ये मुस्लिम लीग के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी ब्रिटिश की सपोर्ट हासिल करने के लिए और इसी मौके पर साल 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पेश किया गया। कांग्रेस ने साल 1946 के इलेक्शंस में फतह के बाद जिन्ना के साथ पावर शेयर करने से रिफ्यूज कर दिया, कहा कि उन्हें मेजॉरिटी वोट्स हासिल करने के लिए मुस्लिम सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के इस एटीट्यूड ने मुसलमानों के दिलों में एक खौफ पैदा किया कि गांधी और नेहरू का एक सेक्युलर स्टेट बनाने की स्ट्रगल एक जाल है, जिसमें अगर वो फंस गए तो उम्र भर हिंदू डोमिनेंस का सामना करना पड़ेगा। 16 अगस्त साल 1946 को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को सड़कों पर जनरल प्रोटेस्ट यानी हड़ताल करने का ऑर्डर दिया। इस वाक़े को द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स भी कहा जाता है, जिसमें कुछ ही दिनों में 4 से 5 हज़ार लोगों का कत्ल हुआ और करीब 1 लाख लोग बेघर हो गए। साल 1947 में रावलपिंडी में मुस्लिम मॉब के हाथों एक खौफनाक मैसेकर देखने को मिलता है। उसी साल के पहले 8 महीनों तक हिंदुओं के हाथों 30,000 मुसलमानों का कत्ल होता है। इन कंडीशंस के अंडर लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी साल 1947 को इंडिया पहुंचते हैं, इस प्लान के साथ कि 15 महीनों में इंडिया को पावर ट्रांसफर करनी है। अब ये खेल इतना गंदा और खूनी हो चुका था कि अंग्रेज अब इस पंगे में पड़ना ही नहीं चाह रहा था। दूसरी जानिब अंग्रेज जो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के हाथों डीमोरलाइज हो चुका था, उनका अब कोई मूड नहीं था कि वो एक इतने डिस्टेंट ब्रिटिश एम्पायर पर ध्यान दें जब उनके अपने घर आग लगी हुई है। वो बुरी तरह कंगाल हो चुके थे और वो मुल्क अब अमेरिकन लोन्स के सहारे पर चल रहा था और ऊपर से इंडिया को भी एक भारी कर्ज चुकाना था। इनके लिए ओवरसीज कमिटमेंट्स अब कोई मायने नहीं रखती थी और इंडिया से अपने ऑफिसेज खाली करना ही इनके लिए लास्ट ऑप्शन था। लेकिन एक ऑप्शन जरूर थी इनके पास कि इंडिया को एक ही हिस्से में रहने दें या उसके टुकड़े टुकड़े करते जाएं। ये तमाम टैक्टिक्स ब्रिटिश अपने एंड से इंश्योर कर चुका था कि जब तक उनके जाने का टाइम आए तब तक मुस्लिम लीग अपने अलहदा वतन की जदोजहद में कामयाब हो सकें और यूनाइटेड इंडिया का ब्रिटिश के बगैर गुजारा इसी तरह नामुमकिन साबित हुआ। अपनी पूरी हुक्मरानी में ब्रिटिश अंदाजा लगा चुकी थी कि एक यूनाइटेड इंडिया कितनी पावरफुल फोर्स बनने का पोटेंशियल रखती है और जाते हुए इस मुल्क के टुकड़े करना ही अंग्रेजों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए बेहतर है, जैसा कि पार्टीशन के बाद और आज के मौजूदा हालात से भी साबित होता है।
अब वक्त बहुत कम था और हालात बदतर से बदतर होते चले गए। I said to the Lord Chancellor, why me? I'm just a lawyer. I've never been to India. और उनको मजीद बदतर बनाने के लिए ब्रिटिश लॉयर सिरिल रैडक्लिफ को बुलाया गया, जिसने उस दिन से पहले कभी इंडिया में कदम नहीं रखा। उसको एक आउटडेटेड मैप दिया गया जिस पर कुछ लकीरें लगाकर उसने इंडिया को 3 हिस्सों में अलग किया और यहाँ जन्म होता है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का। लेकिन इस लकीर ने सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि आगे आने वाली 1000 मुसीबतों को जन्म दिया। 14 से 15 मिलियन लोगों को अपना घर, जायदाद, दोस्त, हमसाए सब कुछ छोड़ के दूसरे बॉर्डर पार जाना था और उनमें से करीब 2 लाख लोग अपनी जान की बाजी हार गए और अपने नए मुल्क कभी नहीं पहुंच पाए। क्या ये सब होने से रोका जा सकता था? शायद हाँ या शायद नहीं। और अगर पार्टीशन ना होती तो मौजूदा दौर में एक यूनाइटेड इंडिया कैसा दिखता और उधर कैसे हालात होते, इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।